नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूपीएससी 2027 की जो जर्नी रहने वाली है 365 दिन का मेरा, उसमें आप लोगों को रोड मैप बताने वाला हूँ 2027 के लिए। कैसे आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं, मेंस का और इंटरव्यू, और साल भर के अंदर आप जो स्टडी है उसको कंप्लीट करके आप अपना जो सक्सेस है उसको पा सकते हैं। तो मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया हुआ है, यूपीएससी 2027 की तैयारी कैसे शुरू करें, कंप्लीट रोड मैप दोस्तों। पहले हम बात करेंगे, आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए जो कि कहीं से भी किसी भी ऐसे मीडियम, जैसे कि आप लोग आज सपोज जानते हैं सोशल मीडिया पे कई सारे ऐप्स हैं जहाँ से आपको सिलेबस अपलोडेड पीडीएफ मिल जाते हैं। नहीं मिलेगा तो गूगल चैट जीपीटी के माध्यम से भी आप ले सकते हैं और उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होते हैं उन सभी का जो होता है पीडीएफ अवेलेबल कई जगहों पे होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है और वो उसमें कई सारे ऐसे सिलेबस में रहते हैं, जैसे कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, देखे होंगे कि कहाँ-कहाँ से पढ़ने हैं। जैसे बहुत सारे बुक्स होते हैं कि आपको इसी बुक से पढ़ने हैं, ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं। तो उनके बारे में आप यूट्यूब पे और चैट जीपीटी से बहुत सारी वीडियोज़ आप वहाँ से देख सकते हो। देखो, आज के टाइम में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सोर्स कहाँ से मिल रहा है। आपको यूट्यूब, चैट जीपीटी, अदर सोशल मीडिया, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंगें हैं जहाँ से भी आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएँगे। तो हर जगह से कोशिश करना है लेना, लेकिन कोशिश ये करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को ही अपने आप रखना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी बुक सजेस्ट करता है ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको कॉमन देखना है कि जैसे मैं बता दूँ, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत के लिए ज़्यादातर मैक्सिमम लोग सजेस्ट करते हैं। हर जगह ये अवेलेबल भी है और बेस्ट भी है। तो पूरी कोशिश करना है कि सिर्फ एक वीडियो, बस एक वीडियो, बस केवल आपको जैसे कि अगर बनाना है तो आप बेस्ट वीडियो बनाओगे। उसी तरह से आपको जो भी सिलेबस में आपको दिया गया है उसके एक ही बुक ज़्यादातर रेफ़र करने हैं। किसी-किसी के लिए आपको जो लगता है नहीं समझ में आता है तो 2 बुक रिकमेंड मैं करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप सेकंड बुक भी यूज़ कर सकते हो। पर कोशिश करिएगा कि एक बुक ही हर एक सिलेबस के लिए रखें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, ठीक है? यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं यूपीएससी में जो प्रीलिम्स होते हैं कितने टफ हो गए हैं। अभी इस बार का जो एग्जाम हुआ था आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, या सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जैसा लगता है, या मैंने कभी पढ़ा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग्स होते हैं जिनके टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बहुत टफ हो गया है। आप सब जानते हैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ही निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। जिन बच्चों का प्रीलिम्स निकलता है फिर मेंस में रह जाता है, क्योंकि आंसर राइटिंग जो होता है उसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो सारे बच्चे जो होते हैं प्रैक्टिस करते हैं, और सबकी टाइमिंग जो होती है, जैसे किसी कम बेसी हो जाता है, तो वहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग जो है वो साल भर की जो आंसर राइटिंग होती है उससे आपको आएगी कि आप कैसे 3 घंटे के अंदर वो जो पेपर होते हैं उसको 250 का वो पूरा कर पाओ। और उसके बाद उसमें जो लिखे हो ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने काफ़ी देखी है, जितने भी बच्चे लिखते हैं, चाहे वो टॉपर्स का हो, चाहे जो ऐसे नॉर्मल जिनके मार्क्स आते हैं, टॉपरों के अंदर ये चीज़ें होता है कि उसको कैसे लिखना है, ठीक है? लिखने की जो बहुत सारे लोग बोलते हैं राइटिंग के लिए, देखो राइटिंग हर जगह मैटर करता है। आप अच्छा लिखोगे, देखो कुछ लोग पूछते हैं, अजीब-सा क्वेश्चन लगता है कि राइटिंग क्या अच्छा लिखेंगे तो अच्छा है। देखो, जितना अच्छा राइटिंग आप लिख सकते हो उतना बेस्ट रहेगा। मतलब आपने लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की जो फॉर्म होता है फिल करते हो, तो आपसे ये उम्मीद तो ज़रूर की जा सकती है कि आपने कम से कम, मतलब आप 20 साल आपने दिए होंगे इसको, राइटिंग को। तो आपकी राइटिंग के लिए ये कहना कि कैसी राइटिंग है, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। देखो सब लोग, मैंने बहुत सारे टॉपर्स देखा, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं होती जितने कि मैंने 12th में मैंने पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों की राइटिंग होती है। बहुत सारे ग्रेजुएशन में भी बच्चे बहुत अच्छा लिख लेते हैं। मैंने टॉपर्स की, मैक्सिमम टॉपर्स की देखी, राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो राइटिंग का इतना वो नहीं होता है जितना कि मैंने अनुभव किया। मैं नहीं कहूँगा सारे जो टॉपर्स रहे हैं यूपीएससी के उनकी कॉपी जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, अगर वो रियल है तो अच्छी होती है, नहीं बिल्कुल एवरेज होती है। तो मैं बस यही कहूँगा, आपकी भी राइटिंग मुझे पता है एवरेज ही होगी, अगर नहीं है तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। जो स्पीड होती है वो 365 दिन में आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाती है। एक कॉमन सी बात है, जब आप अपना ऐसा पेन पकड़ के आप 365 दिन तक आंसर राइटिंग करोगे डेली 3 घंटे, देखो 2 पेपर होते हैं एक दिन में, 6 घंटे हो गए, तो आपको 6-6 घंटे का ऐसे बनाना है, बीच में 20 मिनट का ब्रेक देना, 3 घंटे लिखना, फिर 20 मिनट का ब्रेक देना, फिर 3 घंटे लिखना। इस तरह से 6 घंटे जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभी नहीं, जब आपके मतलब कह सकते हो
मेंस के करीब आने हो और अभी प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस पूरे 365 का करना चाहिए। पहले 2 घंटे 3 घंटे ऐसे करके 6 घंटे जब प्रैक्टिस करोगे साल भर ना, तो स्पीड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और राइटिंग की रही, जब आप पहले से कोई चीज़ को अच्छे से लाइन बाय लाइन करके लिखोगे ना, तो वो दोनों चीज़ खत्म हो जाती है 365 दिन में, जो कि मैंने देखा है। ठीक है, मेन इशू आती है कि लिखना कैसे, लोगों को याद नहीं रहता। जब आप किसी को डिसिप्लिन बनाओगे ना, कोई भी चीज़, जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिखना है तो पहले उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, मृत्यु कब होगा उसको लास्ट में लिखना है, उसकी जो बॉडी पार्ट होती है, बीच की पार्ट होती है, उसमें ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, उन्होंने मतलब क्या क्या किया था और हम उनके लिए क्यों लिख रहे हैं। बुक, जब भी बुक में से कोई चीज़ पढ़ते हैं टॉपिक ना, तो 3 चीज़ें ऐसे ही याद रखना चाहिए। देखो, जैसे हमारी बॉडी भी, ह्यूमन्स की बॉडी होती है, एक ये पार्ट होती है, दूसरा ये पार्ट होती है, तीसरा ये पार्ट होती है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, मैं तो इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ, ये सेकेंड और ये थर्ड पार्ट होती है। इसी तरह से जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो पहला पार्ट जो होता है कि गांधी जी थे, जो उनका जन्म, जो भी चीज़ें था उनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग हो जाए, फिर उनके क्या क्या चीज़ें रहा, वो कि किस लिए इतना फेमस थे, उनके लिए हम लोग क्यों याद करते हैं, हम लोग बुक से कॉपी में लिखते ही क्यों हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होना चाहिए। और थर्ड वन जो होता है वो कंक्लूजन होता है कि आपका जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें राय पूछ सकता है, सजेशन पूछ सकता है, सोल्यूशन पूछ सकता है, तो वो चीज़ें थर्ड में यूज करना है। तो इस तरह से आंसर राइटिंग शिफ्ट होती है और आपको इसको 3 घंटे में प्रैक्टिस करने हैं। देखो, आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको 6 आवर्स डेली के डेली देने पड़ेंगे, अगर आप 365 दिन अगर आप आंसर राइटिंग करते हो। और देखो, आपके प्री हो प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है, ये तीनों मिला के आपकी जो जर्नी होती है, आईएएस की जर्नी होती है, ठीक है। ये पूरे 365 दिन की जर्नी होगी, जिसमें मैं आपको फर्स्ट डे से ये स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का 365 दिन की जो जर्नी रहने वाली है, कुछ इस तरह से होने वाली है। आप सब जानते हो प्रीलिम्स में जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर दूसरा पेपर। पहला पेपर में जो होता है वो हिस्ट्री, इतिहास आता है, राजनीतिक साथ पॉलिटिकल साइंस आता है, और इसी तरह से आपके इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं, जियोग्राफी के बारे में पूछा जाता है, इन्वायरमेंटल इशूज़ होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, इनके बारे में पहले पेपर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। पहला शिफ्ट में ऐसे पेपर देते हैं। सेकेंड शिफ्ट होता है वो सीसेट का पेपर होता है, जिसमें मैथ और कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश, ये 3 चीज़ें मिक्स करके आते हैं। 10th लेवल का बताया तो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि मैंने 10th खुद पढ़ा हुआ है और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। और 10th लेवल का नहीं आता है, मतलब एक एक बोलते हैं ना, सिलेबस को बताया जाता है। मैंने शुरू में बताया था कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीता हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ़ होती है। आपको भी इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि जो बताया जाता है वो नहीं होता। आप 10th का जो क्या बोलते हैं मैथ होता है, उसको आप एक बार ले लीजिएगा, और सीसेट पेपर का जो मैथ होता है ले लीजिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैचेबल होते हैं या बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बट बहुत टफ होता है क्वेश्चंस, उसके प्रैक्टिस करना पड़ेगा 365 दिन, तब जाके आप सीसेट पेपर दे पाओगे। उसके इंग्लिश जो होता है, 10th लेवल का जो इंग्लिश होता है बेसिक इंग्लिश होता है, बट कम्प्रहेंसिव का इंग्लिश होता है लंबा चौड़ा होता है, उसमें से जो आंसर्स होते हैं निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जब हम लोग इतनी साल से पढ़ाई किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद भी यूपीएससी की तैयारी करने के बाद, और आज पढ़ा भी रहे इतने सालों से, एक्सपीरियंस के बाद भी हमें लगता है कि नहीं ये टफ़ होता है, मुझे टफ़ लगता है। और बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस हो रहा है, जितने लोगों का सुना वो भी यही बोलते हैं कि टफ़ होता है। तो बस बताया जाता है कि 10th लेवल का होता है, तो आप हमेशा ये मान के चलिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा सीसेट का। हाँ, जो लोग पहले से ग्रेजुएशन में आपने मैथ लिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैथ से किया हुआ है, उनके लिए थोड़ा सा आराम हो सकता है सीसेट पेपर। और बात करते हैं, अगर आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको हिस्ट्री कम पढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ चुका ऑलरेडी, और आपने अगर अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो उसको भी पढ़िए। और यहाँ पे एक तरह से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और आपके जो ऑप्शनल आते हैं सब्जेक्ट, जैसे मैंने यूपीएससी में सब्जेक्ट साइकोलॉजी लिया हुआ था, तो आपके ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए। यहाँ पे ये ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि मेरा फेवरेट जो है, जिसमें इंटरेस्ट आया, टीचर भी बोलते हैं जिसमें मन ज़्यादा लगे उसमें पढ़ना चाहिए। देखिए, आपको 1 साल अपना मन मारना चाहिए। देखिए, मन वर्ड जो होता है ना, मैं सबसे ज़्यादा बोलते लोग इंटरेस्ट हो उसमें काम करना चाहिए। ज़्यादातर जो क्रिएटर होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको लगता है कि उनका मन करता था क्रिकेट खेलने के लिए, इसलिए बोलते भी लोग इस चीज़ को ना ग्लैमराइज करते हैं कि मेरा मन था ये करने। देखो, मन ठीक है, अच्छी चीज़, मैं नहीं मना करूँगा, लेकिन सिर्फ मन लगने से नहीं होता, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मेहनत किया होता उस जर्नी में। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हो, इसका मतलब उसमें हार्डवर्क ज़्यादा करते हो। तो आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, वो चीज़ें बेहतरीन होगा दोस्तों। मेरा इस तरह का कुछ माइंड करता है। जैसे मुझे मैथ पसंद नहीं है और मुझे साइकोलॉजी पसंद है, और मेरा मानना है कि मैथ में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं,
और मुझे हार्ड वर्क, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा मन है, मैं उसमें ज़्यादा मेहनत करूँगा लेकिन मार्क्स कम आएँगे तो मेरे फेवरेट होने के कोई फ़ायदे नहीं है। मैथ में बहुत सारे देखे होंगे यूपीएससी के बच्चे मैथ से भी निकालते, क्योंकि उनके ना वो मैथ स्ट्रॉन्ग था पोर्शन, तो वहाँ से उन्होंने पढ़ा और उसको निकाल लिया। यहाँ पे सच्चाई ये है कि आप कितना मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो किसी सब्जेक्ट में। ज़्यादातर लोग ये फोकस करते हैं, हमेशा से मैं हर एक क्लास में बताता हूँ, चाहे मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ चाहे बड़े, कभी भी ये एक तरह से नहीं सोचना चाहिए कि मेरा फेवरेट है तो मैं उसको पढ़ूँ, नहीं। जिसमें ज़्यादा यूपीएससी मार्क्स देता है और आपको लगता है कि वो चीज़ें साल भर पढ़ सकते हो, भले इंटरेस्ट हो ना हो, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। बहुत लोग बोलते हैं बट मेरा मानना नहीं है, मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ से। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं, क्या मन नहीं लगता तो आप नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होने वाला। और देखो सच बहुत कड़वा होता है, यूपीएससी में इतने सारे बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं 1000 बच्चे ना, वो 4-4 5-5 6-6 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे-अच्छे कॉलेज से पढ़े होते हैं। आप बस 1000 जो वो टफेस्ट लोग हैं ना, उसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे भरने को फॉर्म तो 20 लाख भरते हैं, लेकिन वो 20 लाख ना बिल्कुल कुछ नहीं होते। बस 1000 जो रैंक होती है ना, 1000 रैंक आती है लगभग यूपीएससी में, उसके अंदर आपको रैंक लाना है। तो आप समझ लो कि सिर्फ इतने 20 लाख में से 1000 में आपकी रैंकिंग है, मतलब यूँ कह सकते हो आप स्पेशल बच्चे हो। तो आपके अंदर ये कहना कि मेरा सीसेट कमज़ोर है, मेरा आंसर राइटिंग कमज़ोर है, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया ग्रेजुएशन में, और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो बेसिक के लिए नहीं है, ये एक तरह से एडवांस प्रो यूपीएससी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, और अभी भी देखो आएगा तो रिक्शा वाला ठेला वाले का बेटा बन, देखो रिक्शा वाला ठेला वाला उसके पिताजी थे, वो जो बच्चा होता है नए उधर से पढ़ा होता है या तो अच्छे कॉलेज से पढ़ा होता है। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा वो हार्ड वर्किंग होता है। तो वो चीज़ें आपको यूट्यूब पे कभी नहीं बताया जाता है कि जो गरीब ठेला वाला रिक्शा वाला बकरी चराने वाला का जो बच्चा डीएसपी आईएएस पीसीएस बना, वो बंदा खुद इतना कैपेबल था तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है। तो ये बात याद रखना हमेशा। इसमें अगर यूपीएससी में आप बेसिक ज़िंदगी और बिल्कुल 75% मार्क ला के सोचते हो कुछ होने वाला है, तो यहाँ पे नहीं होने वाला है। अपना मेहनत फिर बर्बाद करोगे। जैसे बाकी बच्चे 5 अटेम्प्ट देते हैं, उनके देने का सिर्फ यही रीज़न होता है कि उनका मैथ खराब है, किसी का हिस्ट्री खराब है, जीएस खराब है, कुछ भी खराब है, और वो बच्चे उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, 5 साल लग गए और नहीं होना। आपको पूरे कॉम्बिनेशन के साथ 365 दिन में आपके सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर समझ लो थाली में खाना परोस रहे हो, चावल नहीं बना है, सब्जी में नहीं ना, रोटी नहीं बना है, चावल में थोड़ा-सा कच्चा हो गया, दाल में थोड़ा-सा नमक हो गया, इस तरह के जो बहानेबाज़ी है, जो ज़्यादातर कर उन्हीं के 6 अटेम्प्ट खराब होते हैं यूपीएससी में, और वो लोग लाइफ में फिर दूसरा कोई छोटा-मोटा नौकरी करते हैं या तो कुछ और करते हैं। तो आप अभी से दूसरा चीज़ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा, मैं एक-एक चीज़ बता रहा हूँ। इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें क्या होता है, जैसे कि बचपन से अगर आप एक अच्छे डिसेंट कॉलेज से पढ़े हो, देखो चीज़ें वहाँ पे कुछ नया स्पेशल नहीं बताया जाता है। नाखून कटे होने चाहिए, बाल छोटे-छोटे होने चाहिए, और बिल्कुल एक वर्ड मैं बोलता हूँ, भद्दा नहीं लगना चाहिए आपका, चाहे बाल हो, चाहे आपका चेहरा हो, चाहे आपके कपड़े हों। ड्रेसिंग सेंस के लिए आप यूट्यूब पे जाओगे, देख लोगे, बहुत सारे इंटरव्यू है। दृष्टि के सबसे ज़्यादा स्पेशल मैं तो वहीं पे देखा हूँ। तो वहाँ पे एक-एक करके बताते हैं बिल्कुल कि आपकी ड्रेसिंग सेंस, बाल, कपड़े और चलने का ढंग, बोलने का ढंग और आंसर देने